गुड मॉर्निंग लाहौर, जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद। एक नए हफ्ते, एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। उम्मीद है जनाब कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे और आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा। खूब हल्ला गुल्ला भी किया होगा। मेरा वीकेंड तो बहुत अच्छा गुजरा है, बल्कि इस वीकेंड पे थोड़ी मसरूफियात भी रही हैं। और इस वीकेंड इस दफ़ा हमने देखा है कि वीकेंड को मौसम ने और भी दुबाला कर दिया था, 4 चांद लगा दिए थे। हफ्ते के रोज़ होने वाली जो बारिश ने मौसम इंतहाई खुशगवार बना दिया था। और जब मौसम अच्छा होता है तो मूड ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। मौसम इंसानी नफ्सियात पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है और मौसम खुशगवार हो तो लोगों के चेहरों पर सुकून और खुशी के जो एहसासात महसूस किए जा सकते हैं ना। और अगर मौसम गर्म हो तो इंसान चिड़चिड़ा सा रहना शुरू कर देता है। सेगमेंट की जानिब जनाब ज़माना बदल रहा है, जिसने हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज करके रख दिया है। ना हमें पहले जैसी खालिस खुराकें मैसर हैं और ना ही हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ पहले जैसी रह गई हैं। नौजवान नस्ल तो बिल्कुल भी मेहनत की आदी नहीं रही है, जिसके जाहिर है कि कई साइड इफ़ेक्ट्स हमें नज़र आते हैं, जिसमें एक बड़ा मसला नौजवानों में तेज़ी से बालों का सफ़ेद होना है। कल मैं एक जगह भी पढ़ी थी कि अगर हम अपनी खुराक को मुतवाज़न कर लें तो हम बाल सफ़ेद होने से बच सकते हैं, जिसकी बड़ी वजह हमारा गैर मुतवाज़न लाइफस्टाइल है और गैर मुतवाज़न खुराक का इस्तेमाल है। बालों को जल्द सफ़ेद होने की वजूहात क्या हैं, इससे कैसे हम बच सकते हैं, कौन कौन सी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल इस मसले की रोकथाम में मददगार साबित हो सकता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं न्यूट्रिशनिस्ट हैं सारा फारूकी। सारा, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। सारा, उम्मीद करती हूँ कि आपका जो मॉर्निंग है गुड मॉर्निंग हो गई होगी। जी बिल्कुल। सारा, आजकल ये बहुत ज़्यादा नौजवानों की तरफ से शिकायत की जा रही हैं कि उनके बाल बहुत जल्दी मतलब जवानी में ही सफ़ेद होना शुरू हो गया है। वो सिल्वर हेयर्स, ग्रे हेयर्स आना शुरू हो गए हैं। तो पहले तो हमें बताइए कि ये ग्रे हेयर्स क्यों होना शुरू होते हैं और अब इतना जल्दी सफ़ेद होना क्यों शुरू हो गए? उसकी बड़ी रीज़न तो यही है कि हमारा वो लाइफस्टाइल नहीं रह गया। हम लोग का ईटिंग हैबिट्स इतनी ख़राब हो चुकी है, हम लोग प्रोसेस फूड्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, जिसकी वजह से जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स चाहिए हेयर ग्रोथ के लिए और उसको वो जो कलर देने के लिए जो एक नेचुरल कलर होता है वो हम न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे, जिसकी वजह से वो अर्ली ग्रेइंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी इस तरह की रीज़न्स हैं, जैसे अगर किसी को कोई डिज़ीज़ हो जाए, कोई ऑटोइम्यून डिज़ीज़ हो जाए, या फिर अगर स्ट्रेस कोई इंसान बहुत ज़्यादा ले रहा है, एक्सट्रीम स्ट्रेस की वजह से भी जो है अर्ली ग्रेइंग स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, तो ये कुछ रीज़न्स हैं जिनकी वजह से होती है। और एक और रीज़न ये भी है कि अगर फैमिली में वो चीज़ रन करती हो। अच्छा, अगर जेनेटिक्स में भी ये बिल्कुल, ये बहुत, इससे आप लड़ नहीं सकते, क्योंकि ऑब्वियसली अगर फैमिली में ये चीज़ रन कर रही है और अर्ली एज में जो है आपके बाल ग्रे हो रहे हैं, बाकी आपके पेरेंट्स के भी, उनके पीछे भी आपके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर के भी यही हाल है, तो फिर हो सकता है कि आपको अर्ली ग्रेइंग स्टार्ट हो जाए। अच्छा। लेकिन कोशिश ये करें कि आप अपनी ग़िज़ा से उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, जिस पे हमारा एक्चुअली कंट्रोल है। जेनेटिक्स के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन ग़िज़ा के ऊपर हमारा कंट्रोल है। तो उस पर आप जो है वो कर सकते हैं, उस पर हम लोग बैलेंस करके अपनी जो डाइट है उस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं सारा कि हमारी नानियों दादियों के बाल अभी तक बड़े खूबसूरत, शाइनी, लॉन्ग और मोटे अच्छे खासे हैं, और हमारे अभी से ही इतने कमज़ोर और शाइन भी नहीं है, वो ग्रोथ भी उस तरह नहीं होती। क्या वजह है इसकी? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी बॉडी आपको साइंस देना शुरू हो जाती है कि भाई आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, यानी कि आप प्रॉपर खा नहीं रहे हैं, आपकी बॉडी के अंदर कुछ इस तरह के मसले हो रहे हैं, जिसकी वजह से या तो आपकी स्किन ख़राब होती है या बाल ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। वो आपको साइंस शो करना शुरू हो जाती है। तो हम लोग फिर वो दूसरे टोटकों पर आ जाते हैं या हम मेडिकेशंस पे आ जाते हैं। तो कोशिश करें कि अपनी ग़िज़ा को बेहतर करने की कोशिश करें। अच्छा। ग़िज़ा बेहतर करेंगे, विद इन अ ईयर आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपकी स्किन भी अच्छी हो रही है, आपके बाल भी जो है शाइन में वापस आ जाएगी और बहुत अच्छी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। ये कुछ जिसे कहते हैं कि वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, जिनकी डेफिशिएंसी की वजह से बेसिकली आपके बाल जो है इस तरह से ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। मतलब खुराक और जो बालों की सेहत है या हमारी अपनी सेहत है, उनका बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है। बिल्कुल, अगर आप देखें ना, जितने भी पुराने लोग हैं, जैसे आप बात करिए हमारी नानी दादी के बाल कितने अच्छे होते थे, उन लोगों की ग़िज़ा आप देखें कि किस तरह की थी। वो बहुत खालिस ग़िज़ा यूज़ करते थे, बहुत ही ओरिजिनल ऑर्गेनिक फूड्स यूज़ करते थे, जो कि अब इतनी आसानी से हमें अवेलेबल नहीं है। एग्जैक्टली। हमें ज़्यादातर प्रोसेस फूड्स अवेलेबल हैं और उनमें भी जिसे कहते हैं कि न्यूट्रिएंट्स इतने नहीं मौजूद जो कि जिनकी हमें ज़रूरत है। उसकी वजह से फिर ऑब्वियसली जो है हमारी हेल्थ भी ख़राब हो रही है, आप लोग वेट भी जल्दी गेन करते हैं और साथ साथ आपकी स्किन भी ख़राब होती है, बाल भी। तो ऐसी कौन सी सारा कुदरती डाइट हैं या ग़िज़ाएँ हैं जो हम खा सकें और उसकी वजह से जो हमारे सफ़ेद बाल हैं ये सफ़ेद होना रुक जाए? अगर हमारी डाइट की वजह से ये हो रहे हैं वाइट? सबसे पहले तो ना मैं ये बात करना चाहूँगी कि जो ज़्यादातर लोग नहीं समझते हैं
कि किसी एक न्यूट्रिएंट की वजह से प्रॉब्लम नहीं आ सकती। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि किसी एक के डेफिशिएंसी की वजह से आपको जो है कोई हेल्थ इशू आ रहा है या बाल खराब होने लग गए। हर न्यूट्रिएंट दूसरे न्यूट्रिएंट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की अगर एक की डेफिशिएंसी हो रही है तो दूसरे की ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाती है। इस तरह से भी मतलब इंटरलिंक्ड होते हैं। तो कोशिश करें कि ग़िज़ा अपनी जो है बैलेंस रखने की कोशिश करें, किसी एक के ऊपर फोकस ना करें। अगर आपको कोई कह रहा है कि आपने कैल्शियम की डेफिशिएंसी है या कोई आपको कह रहा है कि आप में B12 की डेफिशिएंसी है, तो आप सिर्फ उसी के ऊपर फोकस्ड रह जाएं। तो कोशिश करें कि अपनी डाइट को जो है जितना बैलेंस रख सकते हैं, वैरायटी रखें, किसी एक तरह के फूड के ऊपर भी डिपेंडेंट ना रहें। जैसे आप कहते हो कि सिर्फ मैंगोज खाने चाहिए या एक ही तरह का फ्रूट लेना शुरू कर दो कि इससे आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा। वैरायटी रखें, वेजिटेबल्स में वैरायटी रखें। आप जितना सैलड्स अगर आप ले सकते हैं तो उनको मिक्स करके, जितने भी आपके पास सीजनल वेजिटेबल्स आ रहे हैं तो आप उनका सैलड बना के यूज़ कर सकते हैं। आप फ्रूट्स जो है दिन में 3 सर्विंग्स लाजमी लें और डिफरेंट फ्रूट्स लें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे ये होगा कि डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स आपको पूरे दिन में मिलना। लेकिन आजकल तो सारे आम ही खा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि आम का सीजन है। तो आजकल तो बच्चा हो, बूढ़ा हो, नौजवान हो, हर कोई तो सुबह शाम आप आम खा रहे हो, आम ही खा रहे होते हैं। बिल्कुल, लेकिन आपको वैरायटी रखने की ज़रूरत है। या सैलड की फॉर्म में खा लें या आप जो है अलग अलग करके टाइमिंग्स में उनको यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपका प्रोटीन का इंटेक अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए। जो बालों के लिए जो प्रोटीन है वो केराटिन है। ठीक है, और वो तभी बनता है जब आप प्रॉपर प्रोटीन्स का इंटेक कर रहे हो। बाहर से आप मीट प्रोडक्ट्स ले रहे हो, आप चिकन, फिश, मटन, बीफ का इंटेक अच्छा कर रहे हो, तभी जो है वो प्रोटीन जो है आपके बालों के लिए बनता है। और दूसरा ये है कि सारे वाइटामिन्स और मिनरल्स का इनके कॉम्बिनेशन के साथ ही जाके आपके बाल जो है वो ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। सिर्फ ये कह लेना कि भाई हम लोग सिंथेटिक वाइटामिन्स की तरफ जो है डिपेंडेंट हो जाए, हम मल्टी वाइटामिन्स लेना शुरू कर दें, आप कॉन्स्टेंटली कब तक लेंगे? आप नहीं डिपेंडेंट रह सकते। आपको अपनी डाइट बेहतर करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो नेचुरल डाइट को ज़्यादा अच्छे से रिकग्नाइज करती है। उससे वो जो है ज़्यादा अच्छे से न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट कर सकती है। तो बेसिक यही कोशिश करनी चाहिए कि आप नेचुरल डाइट की तरफ ही रहें, उसको बैलेंस करने की कोशिश करें। इसमें एक और चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगी कि जो अच्छे बालों के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए ब्लैक स्ट्रैप मोलिसेस अगर आप यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम काला गुड़ भी कहते हैं। बिल्कुल ये डार्कर फॉर्म ऑफ गुड़ होता है, बिल्कुल उसका नाम ही ब्लैक स्ट्रैप मोलिसेस है। ठीक है, तो उससे भी जो है आपके बालों की जो ग्रेइंग है वो ख़त्म हो सकती है, वो रिड्यूस हो सकती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, ऐसे न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर मौजूद हैं जो कि आपके जो है बालों के लिए बहुत अच्छे, उसकी शाइन के लिए और ख़ासतौर पर ग्रेइंग को ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छे हैं अगर आप कॉन्स्टेंटली उसका इस्तेमाल करें। और दूसरा सारा कहते हैं कि हमारे अंदर जो हमारे हेयर को ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है या उसकी ग़िज़ा के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेलानिन। बिल्कुल, ये हमें कौन सी डाइट में मिलेगा, खुराकों में मिलेगा ज़्यादा? अच्छा, इसमें ज़रूरी है कि क्योंकि वो जो नेचुरल कलर की आप बात कर रही हैं वो इस तरह से है कि फॉलिक एसिड का आपका अच्छा इंटेक होना चाहिए, विटामिन B12 का, B9 का, B7, बायोटिन जो है आपका उसका अच्छा इंटेक होना चाहिए। ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलेंगी? अगर आप देखें ना तो इन सब के जो सोर्सेज हैं वो बहुत कॉमन है। मतलब एग तो सबसे पहला सोर्स है। ठीक है, अगर आप अंडे का रोज इस्तेमाल कर लेते हैं तो उससे आपको बायोटिन भी मिल रहा है, उससे B12 भी आपको मिल रहा है, उससे आपको प्रोटीन्स भी मिल रहा है। ठीक है, तो ये नेचुरल है। उसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जितनी भी सब्ज पत्तों वाली जो सब्जियां हैं उनका इस्तेमाल करें। उधर से आपको ये बी वाइटामिन, बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन मिलते हैं, विटामिन A मिलता है, आपको C भी मिलता है। ठीक है, ये भी आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से आप जो है मीट प्रोडक्ट्स का आप जो है इंटेक साथ में कर सकते हैं। कोशिश यही रखें कि वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इंटेक रखें ताकि आपको ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं आसानी से मिल सके, आसानी से मिल जाए। लेकिन बहुत से लोग हैं सारा वो नहीं भी प्रोटीन, मतलब अगर जिसमें चिकन भी आ जाता है, मीट आ जाता है, बीफ आ जाता है, वो रोज़ भी नहीं अफोर्ड कर सकते कि वो खाएं, तो वो अंडा खा लें तो उनके लिए बेहतर है। हाँ बिल्कुल, अंडे से भी जो है आपको प्रोटीन्स मिल जाता है, तो आप अंडे का इंटेक करें। आप दूध दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको प्रोटीन्स मिल जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो वेजिटेबल सोर्सेज हैं जिसमें हम लोग दालों की बात करते हैं, आप दालों का इंटेक करें, वो बहुत अच्छा, हाँ वो बहुत अच्छा सोर्स है। उधर से भी आपको जो है डिफरेंट विटामिन्स और मिनरल्स मिल जाते हैं, तो वो भी आपके बालों की ग्रोथ के लिए सही है, वो भी आप इस्तेमाल करें। एक तो आपके बाल भी अच्छे रहेंगे, दूसरा आपकी स्किन भी ऑटोमेटिकली अच्छा होना शुरू हो जाएगी। दूसरा हम जैसे आपने भी बोला कि विटामिन्स बहुत ज़्यादा हम लोग खाना शुरू हो जाते हैं, मल्टी विटामिन्स स्किन के लिए, नेल के लिए, बालों के लिए, अगर उसकी सही मकदार ले रहे हो, साथ साथ डाइट भी हमारी अच्छी हो, तो क्या हम इस मसले से छुटकारा पा सकते हैं? बिल्कुल। अब बात ही आ जाती है सप्लीमेंटेशन होती क्या? सप्लीमेंट करना होता है कि डाइट के साथ एडिशन करना। हम लोग क्या करते हैं, हम सप्लीमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, हम डाइट इग्नोर कर देते हैं। तो आप डाइट इग्नोर कर रहे हो, आपसे सप्लीमेंट्स के ऊपर, उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको डाइट अच्छी साथ में लाजमी रखनी पड़ेगी, तभी वो जो है वो प्रॉपर काम कर सकेंगी, यानी उनकी प्रॉपर एब्जॉर्प्शन होगी बॉडी के अंदर।
तो डाइट बहुत अच्छी रखें और उसके साथ फिर अगर आप सप्लीमेंट्स ऐड करना चाहते हैं टेम्परेरी तौर पे तो आप जो है वो ऐड कर सकते हैं। और सप्लीमेंट्स क्या खुद से भी खा लेने चाहिए? नहीं, कोशिश करें कि आप जो है अपने डॉक्टर को विजिट करें और वो आपको जो है अगर सजेस्ट करते हैं तो फिर आप लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वाइटामिन हैं जैसे ए, डी, ई के, ये वो वाइटामिन हैं जिनकी टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। आप ये चीज़ याद रखें कि यही वाइटामिन हैं जिनकी डेफिशिएंसी से भी बाल गिरते हैं। अगर इनकी टॉक्सिसिटी हो जाए तो उससे भी बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि लाजमी है कि वो डेफिशिएंसी की वजह से ही आपकी स्किन खराब हो रही है या बाल गिर रहे हैं, वो टॉक्सिसिटी की वजह से भी हो मतलब डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा सुनने में आता है सारा के एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे बालों के लिए बड़ा अच्छा है, बहुत मुफीद है। तो क्या इसका मतलब है कि अगर हम सब्ज़ चाय पियेंगे तो हमारे जो सफ़ेद बाल है उससे हम छुटकारा पा सकते हैं? ऐसा है? नहीं, उस पर आप सिर्फ डिपेंडेंट नहीं हो सकते। ओवरऑल डाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और एंटीऑक्सीडेंट सिर्फ आपकी वो उससे चाय से आपको मिलेगा। आप जो है वेजिटेबल्स का भी इंटेक करें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं या फिर आपके जो सिट्रस फ्रूट्स वगैरह हैं उनके अंदर भी जो है मौजूद होता है। अच्छा, हाँ, एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। वैसे आपके लिए बहुत अच्छे हैं, आपको लाजमी लेने चाहिए, लेकिन आप वो डिफरेंट सोर्सेज से लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। किसी एक चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें कि भी इसकी वजह से स्पेशली आपके बाल ठीक हो जाएंगे। और ये याद रखें जो बाल ऑलरेडी ग्रे हो चुके हैं, जो निकल चुके हैं, वो वापस सेट नहीं हो सकते, लेकिन आप जो मजीद ग्रेइंग से जो है खुद को वो प्रोसेस को रोक सकते हैं। वो इस तरह से है कि आप अपनी डाइट बेहतर करें तो मजीद आपके जो है वाइट हेयर नहीं। अच्छा, मतलब जो हो चुके हैं उनका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो रीग्रोथ होनी है उनको हम रोक सकते हैं ग्रे होने से। और दूसरा कहते हैं कि डार्क चॉकलेट में कॉपर बहुत बड़ी मिकदार में पाया जाता है, तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि हम चॉकलेट भी खा लें, हमारी सेहत भी अच्छी हो? डार्क चॉकलेट का आप इंटेक कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं कर सकते। अगर आप जो है कॉपर कितना ज़रूरी है? बिल्कुल है, हेयर ग्रोथ के लिए, बालों की शाइन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, तो वो आप अगर डार्क चॉकलेट यूज़ करना चाहते हैं तो 1 to 2 क्यूब्स अगर आप यूज़ करना चाहते हैं उसको तो आप कर सकते हैं। तो वो ज़्यादा हमारे लिए सही कर सकते हैं, लेकिन वो दूसरी मिल्की चॉकलेट नहीं जिसके अंदर आप शुगर बहुत ज़्यादा होती है, वो ना इस्तेमाल करें बस। और दूसरा हम लोग देख रहे हैं कि सारा हेयर कलर्स आजकल बहुत ज़्यादा लड़कियां और लड़के भी इवन के अब तो करवाना शुरू हो गए हैं। क्या उसकी वजह से भी बाल वाइट हो रहे हैं? और अगर उसकी वजह से भी हो रहे हैं तो फिर किस तरह की हमें बालों की प्रोटेक्शन? देखिए, ऑब्वियसली हम लोग जब हेयर कलर करते हैं तो ब्लीचिंग का प्रोसेस होता है पहले, तो उसमें जो केमिकल्स होते हैं बेसिकली वो आपके बाल को जल्दी ग्रे करने के लिए जो है वो होते हैं उसमें, तो वो आपके बाल जल्दी से जो है सफ़ेद कर देते हैं। अच्छा, तो कोशिश ये करें अगर आप अपने बाल कर ही रहे हैं कलर तो थोड़ा सा ब्रेक भी दें खुद को। मतलब अगर आपने एक दफ़ा कलर करवा लिया है तो ये नहीं कि अभी वो उतरा ही नहीं, आपने दूसरा कलर ऊपर करवा लिया, तो थोड़ा सा बालों को ब्रेक दें और उनमें जो उनकी जो नेचुरल जिसे कहते हैं जो हेयर ग्रोथ है आपकी पहले वो होनी चाहिए। 1 साल बल्कि दें खुद को कि आपके बाल नेचुरली खुद से ग्रो करें, और उसके बाद फिर आप 1 साल के बाद दोबारा अगर ट्राई करना चाहते हैं, कोई और कलर करना चाहते हैं तो करें। ब्रेक इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि अगर आप बीच में बालों को दें। ये बार बार अगर आप केमिकल प्रोसेसिंग से उसको गुजारेंगे तो बाल आपके ज़्यादा ख़राब होंगे, जल्दी जो है बाल ग्रे होना शुरू हो जाए। और दूसरा बहुत से लोग कहते हैं कि ये मिक्स करके ये वाले ऑयल्स लगाएं और देसी घी लगाएं, इनसे भी बाल आपके ठीक हो जाते हैं। इस तरह के टोटके घर में करने चाहिए? ये टोटके जैसे घी है या फिर ऑयल हैं, इनसे बाल अच्छे होते हैं, आपके शाइन आती है उनमें, लेकिन इनसे ग्रेइंग ख़त्म नहीं होती आपकी। जो बाल ग्रे हैं वो ख़त्म नहीं होंगे। हाँ, ये हो सकता है कि आपके बालों में शाइन आ जाए और आपका जिसे कहते हैं स्काल्प जो है वो हेल्दी हो जाए, थोड़ा बेहतर हो जाए, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, और मतलब अगर ग्रे हेयर्स हैं जैसे आपने बताया, तो हम किस तरह, कितना टाइम लिमिट हमें चाहिए होता है इससे छुटकारा पाने के लिए, अगर अपनी हमारी डाइट ठीक हो जाए? हमारे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग बहुत जिसे कहते हैं कि हम कोशिश कर रहे होते हैं कि जल्दी रिजल्ट्स हमें अचीव हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है। आपको एटलीस्ट खुद को साल देना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, साल देना होगा और प्रॉपर आपको डाइट करनी पड़ेगी, प्रॉपर खाना पीना पड़ेगा, तभी जाके आपके बाल सेट होना शुरू होंगे। इतनी जल्दी कभी भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब हर चीज़ को टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, वो चाहे आपकी बाल हो चाहे आपकी स्किन, क्योंकि आप इस तरह से देखिए ना कि चीज को खराब होने में भी टाइम लगता है। Exactly, ठीक है, फौरन नहीं खराब होती है। ऐसा नहीं होता कि सालों लगते हैं हमारे बाल खराब हो रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपको एक ही दिन में किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाए, अगर आपने आज नहीं खाया तो आपको कल डेफिशिएंसी हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। वो भी सालों साल लग जाते हैं, उसको जो है वो आपकी फिर बॉडी आपको साइंस शो करने लगती है कि अब मामला खराब हो चुका है, हालांकि वो बहुत अरसे का चल रहा होता है। एग्जैक्टली, तो उसमें भी बहुत टाइम लगता है। तो उसी तरह से है कि रिकवरी में भी ऑब्वियसली उतना ही टाइम लगता है। उतना ही टाइम लगता है उसको रिकवर करने के लिए। ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए ताकि आप लोग जो है ना उसका रिजल्ट अच्छे तरीके से कर सके। दूसरा, हम देखते हैं हम घर में बहुत सारे मास्क बना के भी
मतलब अगर मैं भी अपनी बात करूँ तो मैं भी मास्क बना के, कभी अंडे का मास्क, कभी मायोनीज, ये भी चीज़ें हम लोग बालों पे लगा रहे होते हैं। इज इट गुड? हाँ, अगर आप नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं, अंडा है, दही है, आप इस्तेमाल करें तो आप यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल ऊपर से आप जो है अपने बालों को सेट कर सकते हैं कि ऊपर से कोई फंगस या इस तरह की कोई चीज़ ना आ रही हो बालों में, या किसी को जैसे इचिंग का प्रॉब्लम है, किसी को डैंड्रफ का इशू है, तो चलो वो इश्यूज जो है वो ख़त्म हो जाते हैं वो, लेकिन बालों में स्किन के ऊपर फंगस से हो रही हो जाती है। इसका भी मसला चल रहा है आजकल। बहुत सिवियर केसेस भी होते हैं, बहुत इश्यूज आते हैं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि जब तक आप अंदर से खुद को नहीं सेट करेंगे तब तक वो बाहर से बालों को वो कुछ ज़्यादा देर तक इफेक्ट नहीं रहेगा। अगर आप कॉन्स्टेंटली मास्क वगैरह लगा रहे हैं या बालों के ऊपर आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो सिर्फ टेम्परेरी आपको जो है रिजल्ट्स देगा, फिर बाल वापस अपनी कंडीशन पे आना शुरू अच्छा, जब तक आप अंदर से चीज़ को सेट नहीं करेंगे उसका कोई फायदा। दूसरा हमने सारा बात की विटामिन के हवाले से, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि विटामिन दिन में कितने लेने चाहिए, कितनी दफ़ा लेने चाहिए? विटामिन किस तरह से कि उनकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, मतलब ब्रेकफास्ट के बाद सिर्फ लेने चाहिए या हर मील के बाद? अगर आप मल्टीविटामिन की बात कर रही हैं, अगर आप मल्टीविटामिन ले रहे हैं तो एक ही दफ़ा लेना है दिन में। अच्छा, दिन में एक ही दफ़ा लेना होता है, और उसका टाइमिंग आपने सेट करना होगा कि आपने कोई एक टाइम सेट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ब्रेकफास्ट के बाद ले लिया है तो फिर आपने अगले दिन भी ब्रेकफास्ट के बाद ही उसको लेना होगा। अच्छा, इस तरह से टाइमिंग्स उसकी चेंज नहीं करनी, ये इस चीज़ का ध्यान रखें। ये मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी टाइमिंग चेंज ना हो। बिल्कुल, ये आज मुझे भी पहली दफ़ा पता चला है कि आपने अगर मल्टीविटामिन्स खाने हैं तो आपने उसकी टाइमिंग चेंज नहीं करनी। ठीक है जनाब, सारा फारूकी हमारे साथ मौजूद थी, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। सारा बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आए हैं। और जैसे हम ग्रे हेयर्स के बारे में बात कर रहे थे, बहुत से लोग जो है इसकी शिकायत भी करते हैं कि हमारे ग्रे हेयर्स हो गए हैं, तो आज उनको भी पता चल गया होगा कि क्यों उनके ग्रे हेयर्स हो रहे हैं। कुछ जेनेटिक्स हैं, कुछ हमारे अंदर विटामिन्स और मिनरल्स और उनकी कमी हो रही होती है जिसकी वजह से होता है। तो अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, लाइफस्टाइल को चेंज करें। मज़ीद आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, इस सेगमेंट में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करनी है और वो है सेल्फ डिफेंस के हवाले से। और इस हवाले से अफसोसनाक फैक्ट्स एंड फिगर्स भी आपके साथ शेयर करते चले कि हाल ही में सामने आने वाली तफसीलात के मुताबिक लाहौर में गुज़श्ता 5.5 माह में 108 बच्चे और बच्चियों को जिनसी तशद्दुद का सामना करना पड़ा है। और यूं लाहौर में पेश आने वाली ये वाक़यात पंजाब भर में सबसे ज़्यादा है। हुकूमती रिपोर्ट्स के मुताबिक सुबह पंजाब में गुज़श्ता 5.5 माह में 10 साल से छोटे बच्चों के साथ ज्यादती के 668 वाक़यात सामने आए, जिसने खतरे की घंटी बजा दी है। आखिर ऐसे वाक़यात क्यों पेश आ रहे हैं? हुकूमत उनके तदारुक में नाकाम क्यों हमें दिखाई दे रही है? और बतौर शहरी हमारी क्या क्या जिम्मेदारी हैं जिसे हम पूरा नहीं कर रहे? और ये नन्हे फूल क्यों मसले जा रहे हैं? हम क्यों बच्चों को सेल्फ डिफेंस के हवाले से आगाह नहीं कर रहे, उनको सिखा क्यों नहीं रहे? ये कितना ज़रूरी है उनके लिए, इसी पर हमने आज बात करनी है। और हमने आज अपनी मेहमान को मदऊ किया है। निम्रा नदीम हमारे साथ मौजूद हैं, जो सेल्फ डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं। निम्रा, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। निम्रा, कितने साल की होगी आप? 18 ईयर्स की। और कब से आपने ये सेल्फ डिफेंस सीखना शुरू कर दिया था? मैं 3 क्लास में थी, मैं तब से कर रही हूँ। अच्छा जी, मैं बहुत छोटी थी, मुझे ना शौक था बहुत बचपन से। अच्छा। और फिर मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया कि आप जाओ, ये एनवायरनमेंट के मुताबिक भी बहुत अच्छा है और स्पेशली गर्ल्स के लिए। एग्जैक्टली। हाँ, तो मैं तब से कर रही हूँ। मतलब 3 साल की थी आप? वो 3 क्लास में 3 क्लास की में थी जब से आपने ये स्टार्ट कर दिया। तो क्या मतलब सोचा क्या था, इसके पीछे सोच क्या थी आपकी कि मुझे क्यों सेल्फ डिफेंस जो है वो सीखना चाहिए? बाकी मैं देखती थी गेम्स जो सब करते थे, ठीक है। एग्जैक्टली। इसमें मुझे ना बहुत इंटरेस्टिंग गेम लगी है कि इसमें ना कुछ डिफरेंट है और आपके लिए ना बहुत फ़ायदेमंद है ये। मैं देखती थी कि यार इसमें आप अपना डिफेंस कर सकते हैं, आप सिक्योर फील करेंगे, कहीं जाएंगे आप इजीली, आपको कहीं भी किसी की जरूरत नहीं पड़ सकती, आप अपना डिफेंस खुद कर सकते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। बिल्कुल यही चीज़ है, तो मुझे चीज़ बहुत लगी तो फिर मैंने इसको किया। और जब आपने घर आके पेरेंट्स को बताया कि मैं ये करना चाहती हूँ, तो उनकी तरफ से कितनी सपोर्ट मिली आपको? मैं तो कहती हूँ कि अगर मेरे पेरेंट्स ना होते ना तो मैं आज यहाँ ना होती। अच्छा। क्योंकि मैं जो थी ना, मैं करती थी फिर मैं रुक जाती थी बीच में, फिर मैं नहीं जाती। मैं कहती मम्मा क्या यार बहुत पेन होती है, ये क्या मुश्किल बहुत है। अच्छा। कि ये तो लड़कों की गेम नहीं है मम्मा, ऐसे वैसे। मम्मा पापा नहीं बेटे, लड़कों के लिए नहीं है,
हैं, ये लड़कियों के लिए तो है, लड़के थोड़ी लड़कों को जाके मारेंगे। Exactly, हाँ। लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस बनता है, तो आप इसको करो, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। वो तो मुझे जबरदस्ती भेजते थे ना कि जाओ जाओ निम्रा करो। तो निम्रा, आपने जैसे बोला कि बहुत मुश्किल है ये, कितना मुश्किल है, मतलब किस तरह फिर आपने इसको ओवरकम किया, इसको जब सीखना शुरू किया तो किस तरह लगा फिर? देखिए, अब कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती, ठीक है ना। आप अगर इसमें आएंगे, आपका इंटरेस्ट भरेगा, आपको पता लगेगा इतना मुश्किल नहीं है। आपको बस अपना माइंड बीच में हाजिर रखना है, आपको एक चीज़ समझनी है, ध्यान गौर फरमाना, अपना माइंड यूज़ करना है। माइंड गेम है ये सारी। अच्छा जी, बस आपका माइंड अगर उस टाइम चल जाए तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। माइंड तो क्या क्या अभी तक इसमें आप सेल्फ डिफेंस के हवाले से कौन कौन सी टेक्निक्स अभी तक सीख चुकी हो? मैं काफ़ी टेक्निक सीख चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा है। मतलब हर किस्म की टेक्निक सिखाते हैं इसमें, हर किस्म की। गन्स की भी आ जाती हैं, नाइफ्स की भी आ जाती हैं, कोई ग्रिप कर ले उसकी आ जाती है। बहुत सी टेक्निक्स हैं। बहुत सी टेक्निक्स हैं, और मतलब अगर अभी जो हमारे घर में बैठे हुए हैं बहुत से लोग आपको भी देख रहे होंगे और वो चाह भी रहे होंगे कि अगर वो आप बैठे बैठे उन्हें कुछ टेक्निक्स बता दें कि अगर कोई आपको अगवा करने की कोशिश कर रहा है या कोई पकड़ने की कोशिश कर रहा है किसी बच्चे को या किसी को भी, तो वो कौन सी टेक्निक्स अपना सकता है और अपने आप को छुड़वा सकता है उससे? सिंपल सी जो एक टेक्निक है ना, जो जिसके लिए कोई भी आपको प्रोफेशनल होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप ये पंच होते, ठीक है, आप इसको फेस पे मारिए, जो पे, ठीक है। ये बहुत जोर का लगता है, सडनली बंदे की डेथ भी हो सकती है और वो बेहोश हो जाता है उस टाइम। ओके। आपने बस फुल पावर से मारना है, वो यहाँ लगेगा लेकिन उसको बहुत जोर की लगेगी। आप अपना एकदम से छुड़वा सकते हैं उससे, आप बहुत अच्छे से डिफेंस कर सकते हैं। ये एक होगी। आप उसके टेस्टिकल्स पे मार सकते हैं, ठीक है। ये घुटना और भी, हाँ जी, घुटने मार सकते हैं। और भी बहुत सी टेक्निक्स आ जाती हैं। आप किक कर सकते हैं उसको, पंच कर सकते। पंच तो मेन है ना, अगर कोई नहीं है इस फील्ड में, मैं तो वैसे बता रही हूँ लड़कियों को जो नहीं कर रही है फील्ड में, तो आप पंच करें, ठीक है, फेस पे। वो भी आप यहाँ पे भी कर सकती हैं, आप यहाँ पे भी कर सकती हैं, आप यहाँ कर सकती हैं, यहाँ कर सकती हैं। ओके, मतलब ये जो सबसे पहले जो एक आपको टेक्निक करनी चाहिए अपने आप को छुड़वाने के लिए, वो ये सारी टेक्निक्स हैं। तो निम्रा, कभी आपके साथ ऐसा कोई नाखुशगवार वाकया पेश आया हो तो आपका क्या रिएक्शन था? आपने फौरन से कौन सी टेक्निक्स अपनाई और क्या किया उस वक्त? अभी तक तो मेरे साथ कोई हुआ नहीं है। हाँ। लेकिन मतलब मुझे कॉन्फिडेंस फुल होता है, मैं फुल हर टाइम रेडी रहती हूँ। अच्छा। क्योंकि आप इस फील्ड में हो ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस खुद ब खुद ही आ जाता है। आपको खुद पता नहीं लगता कि आप मतलब खुद ब खुद ही आपके हाथ पाँव चलना शुरू हो जाते हैं सडनली। आपको पता होता है, आप ट्रेनिंग में होते हो, मतलब आपको पता होता है ये चीज़ अगर ऐसे हो रही है तो आपने कैसे डिफेंस करना है अपने आप का। बिल्कुल ऐसी है। तो ये कॉन्फिडेंस जो हम देख रहे हैं निम्रा के अंदर, ये पहले से ही था, ये सेल्फ डिफेंस सीखने के बाद आया है? मैं बहुत शर्मीली थी, बहुत ज़्यादा, मतलब कि बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे में। ये जैसे जैसे आप ये करते हैं ना, खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आता है। अच्छा। आपको पता ही नहीं चलेगा, आप खुद अपने आप में चेंज फील करेंगे, आप खुद एतमादी आपके अंदर आना शुरू हो जाएगी। तो अब सीखना तो आपने 3rd क्लास से शुरू कर दिया, तो निम्रा कितनी क्लासेस लेती थी महीने में और रोज जाना पड़ता था इसके लिए? शुरू में तो मैं इतना नहीं जाती थी। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया, मेरे पेरेंट्स जबरदस्ती। फिर मैं 3 क्लास से कभी स्कूल में तब मैं सीखती थी। अच्छा। स्कूल में ना असेंबली टाइम में मेरी क्लासेस होती थी, तो मैं वो लेती थी। वो आधे घंटे की होती होगी ज़्यादातर, कभी जाना कभी नहीं जाना। बट उसके बाद जब मैं थोड़ी बड़ी हुई, उसके बाद मैं 9th में जब आई ना, तब मैंने क्लब ज्वाइन किया। ओके। उसमें प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, आपका पूरी क्लासेस होती हैं वहाँ पे। टेक्निक स्कूल में तो जाहिर सी बात है इतना नहीं आपको एग्जैक्टली। हाँ। तो वहाँ पे प्रॉपर आपकी क्लासेस होती हैं, एक चीज़ आपको बताई जाती है। अच्छा। तो वहाँ पे आके मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी हो रहा है। मुझे पता लगा कि यार ये तो, फिर तब मुझे एहसास हुआ था कि नहीं निम्रा, ये तो तुमने कभी भी नहीं छोड़नी है। ये बहुत 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 जरूरी है लड़कियों। मतलब ये लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा आप सजेस्ट करिए कि आज के दौर में सेल्फ डिफेंस सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं तो कहती हूँ ये हर स्कूल कॉलेज हर जगह ये होना चाहिए। अच्छा। बिल्कुल। तो जब आपने क्लब में जाके सीखना शुरू किया, वहाँ पे लड़के भी होंगे, लड़कियाँ और भी होंगी, तो फिर किस तरह सीखते थे? ग्रुप में सीखते थे लड़कों के साथ? फिर कभी सेल्फ डिफेंस का एक कहते हैं मश्क करनी पड़ती है, क्या वैसे हुई? जी, हमारी ट्रेनिंग होती है क्लब में, सब फैमिली की तरह है, कोई वहाँ पे ऐसा मसला नहीं है। सब लोग आपस में ट्रेनिंग करते हैं। हमारी क्लासेस होती हैं सेपरेट, गर्ल्स की भी क्लासेस होती है। जिनका कोई इशू हो अगर फैमिली, गर्ल्स की भी अलग क्लासेस होती हैं। अगर शाम के टाइम कोक होती हैं, मिक्स होती हैं, वो भी होती हैं। तो ऐसा कोई ऐसा मसला नहीं। लड़कों के साथ भी कभी कभी मैं ट्रेनिंग करनी पड़ जाती है, क्योंकि तो उनको भी फिर हम उन पे अप्लाई करते हैं टेक्निक्स। अच्छा। इजीली अप्लाई करते हैं बिना डरे। अच्छा खासा फिर उनको आप मार पीट लेती हैं? डरते हैं कि निम्रा के साथ हम लोगों ने ट्रेनिंग नहीं करनी? होता है ऐसा, तो जाहिर सी बात है उनको डर लगता है कि अगर कहीं जोर की एकदम, क्योंकि आप जरा सा प्रेशर डालो ना, जोर डालो तो बोन ब्रेक हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो आपको बहुत एहतियात करना पड़ता है। तो ये कितना प्रेशर पॉइंट्स का ख्याल रखना पड़ता है, किन किन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है ट्रेनिंग में भी, अगर आप देखते हो तो?
अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं ना तो आपने बस टेक्निक स्लोली करनी है। आप अगर ये बोन है ना तो आप इसको ज़्यादा नहीं प्रेशर कर सकते, वरना वो यहाँ से ब्रेक हो जाएगी। आपने बस ऐसे करना है, बस प्रैक्टिस ऐसे लाइटली, बहुत लाइटली। मतलब ये चीजें हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जो आप जब सीख रहे होते हो तब आपको इनका ख्याल रखना पड़ता है। तो दूसरा, जैसे आपने बताया कि आपने क्लब ज्वाइन किया, अभी भी आप कर रही हैं क्लब में, अभी भी आप प्रैक्टिस कर रही हैं वहाँ पे, तो निम्रा वहाँ पे आपको क्या लगता है, ज़्यादा लड़कियाँ आती हैं वहाँ पे, उनकी तरफ रुझान है? लड़कियाँ क्या, वहाँ छोटी छोटी बच्चियाँ, आंटीज, ओल्ड एज लेडीज, शादीशुदा औरतें, मैं कहती हूँ हर एज के आपके वहाँ पे मिलेंगे मेरे क्लब में। और गर्ल्स तो वहाँ की इतनी पावरफुल है ना, वो मतलब ज्यादातर गर्ल्स का बहुत इस तरफ है, और मेरे क्लब में भी ना ज्यादातर गर्ल्स ही हैं। अच्छा जी। तो आप क्या चाह रही हैं, आगे क्या करना है, आपने क्या सोचा हुआ है आगे जाके? स्टडीज तो वो है ही साथ साथ, लेकिन इसमें तो मैंने आगे, और इसको तो मैंने ना लाइफ टाइम रखना है, इसको मैंने नहीं छोड़ना। अच्छा। मैं तो सोच रही हूँ मैं आगे जाके गर्ल्स के लिए क्लब बनाऊंगी अलग से। ओके, उनको सिखाने के लिए। हाँ जी, जिनका कोई इशू है, अगर वो नहीं को में कर सकती तो सिर्फ गर्ल्स के लिए मैं क्लब खोलूंगी। तो अभी आप निम्रा मलेशिया भी कराटे उसमें आपने हिस्सा लिया था और आप करके आई हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको, आपका वहाँ का, हमें बताइए कुछ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, नई नई चीज़ें देखने को मिली, सीखने को मिली, पता चला कि कैसे फेस करने आपने उनके मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, न्यू चीज़ें थी सारी। तो जब उनके साथ आपने खेला, जब आपका मुकाबला हुआ, तो मतलब कैसी फील थी और क्या लग रहा था कि मैं इनको मात दे सकती हूँ कि नहीं दे सकती? बिल्कुल पाकिस्तानी और ऐसा मतलब कि मात ना दे। हाँ। मेरा तो यही था निम्रा। डर लगा कभी जब ऐसे किसी आप कंपटीशन के लिए गई, तो कभी फील हो रहा हो कि एक सिक्स सेंस होती है ना, आपको कभी डर लगता है किसी चीज के हवाले से, कभी ऐसा फील हुआ? शुरू में जब मेरी चैंपियनशिप्स होती थी ना, फाइट्स वगैरह होनी, तो मुझे बहुत डर लगता था, मतलब कि बहुत प्रेशर होता था, मैं बहुत कंफ्यूज होती थी, बहुत नर्वस होती थी कि निम्रा यार क्या बनेगा, फाइट है कुछ, मतलब क्या सीन है, फिर हौसला करके अंदर जाना, फाइट करनी, फिर माशाल्लाह से जीतना भी। हाँ। तो आपको क्या लगता है, जैसे आप तो इंटरनेशनली भी खेल कर आए हो निम्रा, तो पाकिस्तान कहाँ पर इस वक्त खड़ा है इन कराटे में या सेल्फ डिफेंस के हवाले से, क्या लगता है आपको? बाकी ये सीन है, जो दूसरी कंट्रीज है ना, वहाँ पे मैंने ज़्यादा देखा फीमेल्स बहुत उनमें हैं इस चीज़ में, सेल्फ डिफेंस में, और वो काफ़ी अच्छा भी कर रही हैं। हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ है कि लड़कियों को सपोर्ट नहीं करते इस मामले में, घर से बाहर नहीं निकलने देते इसमें कि आप क्या करोगी सीख के, आपको कोई जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली। बिल्कुल। तो मैं तो कहती हूँ ये तो आनी चाहिए, पाकिस्तान में तो ये होना चाहिए, लड़कियों में तो होना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं, मुझे तो, मैं तो इस चीज़ में हूँ कि ये पाकिस्तान में जितना ज्यादा हो सके ना इसको किया जाए, क्योंकि बहुत जरूरी है, इसको प्रमोट किया जाए। और आजकल का जिस तरह का दौर चल भी रहा है, मतलब छोटे छोटे बच्चों के साथ जाती हो रही है, अगवा किया जा रहा है उनको, तो उसमें ये सेल्फ डिफेंस सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। बिल्कुल। हमारे क्लब में तो बच्चे छोटे छोटे, आप उनको देख लें, ऐसे फाइट करते हैं, उनको भी अपना आता है सेल्फ डिफेंस के। वो उनको किस तरह, क्या टेक्निक्स उनको सिखाई जा रही होती हैं, जरा हमारे से शेयर करें। मतलब कितने साल के, 2-3 साल 4 साल के बच्चे भी आ रहे होते हैं वहाँ पे? हाँ, मैं तो कहती हूँ इतने छोटे छोटे, बिल्कुल वो आगे वहाँ शुरू हो रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, फिर उनका भी शुरू से पता, शुरू में जो चीज़ देख रहे होंगे उनका भी इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो वो कुछ तो पेरेंट्स के साथ वैसी फैमिलीज आई होती हैं, तो उनके बच्चे भी देख के शुरू हो जाते हैं कि वो भी करना शुरू हो जाते हैं साथ साथ। अच्छा। तो मतलब छोटे छोटे बच्चे भी हैं हमारे क्लब में, कुछ ब्राउन बेल्ट्स भी हैं, छोटे छोटे बच्चे। ओके। लेकिन आप उनको देखेंगे, आप कहेंगे लगता नहीं है कि ये कराटे करते हैं, इनको कुछ टेक्निक्स आती हैं, ये अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन वो करते हैं। तो हम भी बात करें सेल्फ डिफेंस के हवाले से, तो निम्रा से तो आप मिल चुके हैं, अब बात कर लेते हैं साइकोलॉजिस्ट के हवाले से कि अगर इस तरह के वाकयात पेश आ रहे हैं तो क्यों पेश आ रहे हैं, इनके पीछे वजूहात क्या हैं, क्या माइंडसेट है और उसको किस तरह हम चेंज कर सकते हैं। तो ज़ारा कनीज़ फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। ज़ारा, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आई हैं। ज़ारा, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बच्चों के साथ ज़्यादती के वाकयात बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर ये जो प्यूडिफाइड बिहेवियर है ये क्यों बढ़ता जा रहा है? अगर हम अपनी सोसाइटी में देखें, पीडोफाइल बिहेवियर की बहुत सी वजूहात नजर आएंगी। सबसे पहली है एजुकेशन। ये इशू जब से हम पाकिस्तान डेवलप हुआ है, आज़ाद हुआ है, तब से एजुकेशन का बहुत ज़्यादा इशू रहा है। यहाँ पे प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जाती। बहुत कम ऐसे जो हैं जगह हैं जैसे लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, यहाँ पे लोग शायद एजुकेशन उनको मिल भी जाती है कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं। शायद उसकी ये भी वजह कि शायद यहाँ पे ही रिसर्चेस की जाती हैं कंपैरेटिवली उन जगहों से जो देहाती जगह हैं जहाँ पे रिसर्चेस नहीं कंडक्ट की जाती। सो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर बहुत ऐसे
चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज हैं, जैसे कि साहिल है जो इन सर्चेस के ऊपर काम कर रहा है, सर्विस के ऊपर काम कर रहा है, और उससे ये पता चलता है कि लाइक 56% जो हैं वुमेन बच्चियाँ इस चीज़ का शिकार हैं। और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक ये बात है कि जो बच्चे 2 से 4 साल की उम्र के हैं वो सबसे ज़्यादा इस चीज़ के अंदर जो हैं अब वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें। हाँ। और इसकी सबसे बड़ी वजूहत ये भी है कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं हमारी फैमिली के अंदर, और जो चाइल्ड अब्यूज़र होता है बेसिकली वो आपका फैमिली मेम्बर ही होता है। बहुत से ऐसे केसेस हमने देखे हैं जो फैमिली मेम्बर ही निकलते हैं। हाँ। बिल्कुल। और क्या मतलब इस ट्रॉमा से, मतलब कोई बच्चा अगर ज़्यादती का शिकार हो जाता है तो एक बच्चे को इस ट्रॉमा से निकलते हुए कितना वक्त लगता है? काफ़ी वक्त लगता है। पहले तो ये चीज़ें रिपोर्ट ही नहीं होती हैं। बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं व्हेन दे रीच एट द एज ऑफ लाइक 15 and 16, तो प्यूबर्टी जब हिट करती है तब ये ट्रॉमास दोबारा सरफेस पे आ जाते हैं। कुछ बच्चे ये सप्रेस कर देते हैं अपने बचपन में ये सारे ट्रॉमास, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जब वो एडमिट करते हैं, जब उनका डिनायल ख़त्म होता है और जब वो कहते हैं कि येस वी आर गोइंग थ्रू सम प्रॉब्लम, और वो शायद हमारे बचपन के इस वाक़या के साथ लिंक थी, तो फिर वो थेरेपी में आते हैं। पहली बात वो अपने पेरेंट्स को बताते हैं, वो बिल्कुल डिनाई कर देते हैं। एग्जैक्टली, कैसा तो हो ही नहीं सकता, वो तो इतने शरीफ हैं, वो ऐसे कैसे कर सकते थे। तो आप अपने बच्चे को जेन्युइनली सुन नहीं रहे हो और उसको आपने वहीं पर स्टॉप कर दिया, तो काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन जब वो थेरेपी में आ जाते हैं तो इट टेक्स 20 to 25 सेशंस प्रोबेबली। तो ज़ारा, आजकल के दौर में आपको क्या लगता है अपने बच्चे को गुड एंड बैड टच बताना कितना ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, बिकॉज अगर आप कंसेंट एक चीज़ है जो आजकल काफ़ी सरफेस पे आई हुई है और काफ़ी लोग इसके बारे में बात भी कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम कंसेंट के बारे में बच्चे को बताते हैं और हम उसको बताते हैं कि दिस इज़ द बैड टच, दिस इज़ द गुड टच, वो अपने आप को वैसे ही प्रोटेक्ट कर सकता है। बच्चे के अंदर इंसाइट क्रिएट करना माँ बाप की जिम्मेदारी है, उसको बताना कि ये चीज़ गलत है। अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी आपको इस तरह से टच करें तो दैट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। ये सब कुछ पता होना चाहिए। इवन आप अपने बच्चे को जब टच कर रहे हो तो आपको आपके बच्चे से परमिशन लेनी चाहिए कि कैन आई हग यू, कैन आई किस यू, और मे बी वी शुड गो समवेयर इन द कार, आर यू ओके विद दैट। तो वो जब बच्चा नॉट करेगा, जब बच्चा कहेगा कि येस आई शुड प्रोबेबली गो विद यू, तभी आप उसको साथ लेके जाएं। उसको बताएं कि यू हैव दिस राइट टू कम्युनिकेट, टू डिसाइड कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो क्या आपको लगता है ज़ारा कि यहाँ पर इस तरह के वाक़यात से निपटने के लिए कोई ऐसे काउंसलिंग सेंटर्स मौजूद हैं हमारे पास जहाँ पर हम जा सकते हैं और अपने बच्चों की काउंसलिंग करवा सकते हैं? इतने ज़्यादा नहीं है, क्योंकि चाइल्ड साइकोलॉजी की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा। और पाकिस्तान में भी है बेसिकली, लेकिन गवर्नमेंट ने इतने ज़्यादा इदारे नहीं बनाए। बेसिकली साहिल जो है दैट इज़ इन इस्लामाबाद। लाहौर में भी कुछ इदारे हैं, जैसे चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, वहाँ पे बच्चों की थेरेपीज़ होती हैं और उनको देखा जाता है। बट देन अगेन कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं कि वहाँ पे काफ़ी ऐसे लोग हायर किए जाते हैं, दे आर नॉट लाइक दे डोंट हैव द ट्रेनिंग, तो वो एक लूप होल आ जाता है वहाँ पे। एंड देन अगर आप थ्रू आउट द सिस्टम को देखें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नज़र आएगी। सो येस, देयर आर NGOs जो अपना काम कर रही हैं, बहुत अच्छे से कर रही हैं, काफ़ी NGOs हैं ऐसी। And recently I also started this new initiative working with my friend. तो हम भी बच्चों को वहीं से स्टार्टअप दे रहे हैं ताकि सबसे बच्चों की थेरेपी के साथ साथ उनके पेरेंट्स की थेरेपी बहुत ज़रूरी है। हाँ। So it goes both hand in hand. तो किस तरह आप थेरेपी, मतलब अगर आपके पास एक पेशेंट आता है तो उसकी किस तरह थेरेपी की जाती है, फर्स्ट स्टेज क्या होती है, फिर किस तरह वो आगे जाता है? ओके, बच्चों के साथ सबसे मुश्किल और इम्पॉर्टेंट काम होता है रेपो बिल्ड करना, उनसे बात करना, उनको इस पॉइंट पर लेकर आना जहां वो आपसे वैसे बात करें जैसे वो अपने जहन में अपने आप से बात करते हैं। तो उन आर्ट थेरेपी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाई जाती हैं पेरेंट्स को कि आपने बच्चों से कैसे कम्युनिकेट करना है और इस उम्र के बच्चे से कैसे कम्युनिकेट करना है, और जो इंसान इतने ट्रॉमा से गुजरा है उसको कैसे एड्रेस करना है। एंड देन कम्स अ पॉइंट जहाँ पे हम उनको CBT के थ्रू जो है ठीक करते हैं, दैट इज़ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। बचपन में जो चीज़ें हम एक्सपीरियंस करते हैं उसके बुनियाद पे हमारे रवैये बनते चले जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर हमें कोई सोच बदलनी है, उस रवैये को चेंज करना पड़ेगा हमें, तो हमें अपने लाइफस्टाइल पे काम करना पड़ता है। फॉरगिवनेस के ऊपर काम किया जाता है, एक्सपोजर के ऊपर काम किया जाता है।
हल्का हल्का स्टिमुलस होता है और उसके थ्रू फिर वो एक्सट्रीम स्टिमुलस की तरफ जाते हैं। फॉर इंस्टेंस इफ सम चाइल्ड इज़ अफ्रेड ऑफ गोइंग आउट इन द स्ट्रीट, तो अब उसको हल्के से स्टिमुलस से स्टार्ट करेंगे, पेरेंट्स के साथ जाने के लिए अलाउ करेंगे। तो एक्सपोजर टेक्निक्स भी इस्तेमाल की जाती हैं इसके साथ साथ। पेरेंटल गाइडेंस, सिबलिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपके सिबलिंग्स हैं उन बच्चों के, तो उनको गाइड किया जाता है थ्रू आउट कि आपको कैसे आप एक दूसरे का कम्युनिकेशन बेहतर कर सकते हो, बॉन्ड बेहतर कर सकते हो, एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर सकते हो उस सिनेरियो में। और दूसरा ज़ारा, हम देख रहे हैं जैसे हमारे पास एक लाइव एग्जांपल भी बैठी हुई है आपके साथ निम्रा हैं, जो सेल्फ डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं और 3 क्लास में थी जब से इन्होंने ये स्टार्ट किया है। तो आजकल के दौर में सेल्फ डिफेंस सिखाना आपको लगता है कितना ज़रूरी हो चुका है बच्चों को, ख़ास तौर पर जिस तरह के वाक़यात हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं वाक़यात? बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट ये तो हर जगह, हर स्कूल में ये इनिशिएटिव होना चाहिए और लोगों को सीखना चाहिए। अगर नहीं है तो अपने बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस में इनरोल करें। इट्स नॉट समथिंग लग्जेरियस, ये नेसेसरी है अभी इस दुनिया के अंदर, इस पॉइंट पे, क्योंकि हमें जो है बच्चों को सिखाना चाहिए कि आप अपने लिए अपने आप को कैसे बचा सकते हो। एग्जैक्टली किस तरह आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो अगर आप बाहर जा रहे हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है आज के दौर में। हमारे साथ निम्रा नदीम मौजूद थी, सेल्फ डिफेंस एक्सपर्ट है। निम्रा, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आई। और ज़ारा कनीज़ फातिमा, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आई और आपने हमें वक्त दिया। और आप लोगों से भी जनाब यही दरख्वास्त है कि आप लोग भी अपने बच्चों पर ख़ास तौर पर तवज्जो दें और उन्हें सेल्फ डिफेंस ज़रूर सिखाइए, ये वक्त का तकाजा है। हमने और भी आपसे बात करनी है, लेकिन यहाँ वक्त पर एक छोटी सी ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, आपको बताते हैं कि माहौल दोस्त सवारी हम सबका ही ख्वाब है, क्योंकि आलूदगी इस वक्त हमारे शहर और मुल्क का क्या दुनिया भर का सबसे बड़ा मसला बन चुका है। ऐसे में माहौल दोस्त ट्रांसपोर्टेशन सबकी तरजीह बन चुकी है, जिससे ना सिर्फ माहौल बेहतर और साफ सुथरा रहता है, बल्कि महंगे फ्यूल से भी हमारी जान छूटती है। आज आपका तारुफ एक ऐसे ही कुछ विजनरी और बाहिम्मत अफराद से करवाने जा रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बनाने का न सिर्फ मंसूबा बनाया है, बल्कि उसकी ताबीर भी की है। तो जनाब, हमारे साथ मौजूद हैं राहिल इकबाल हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, गेम डेवलपर भी हैं, सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट भी हैं और उन्होंने जो इलेक्ट्रिक बाइक को भी यहाँ पर मुतारिफ करवाया है। तो आपको राहिल मैं खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच जी, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स फॉर हैविंग मी। राहिल, ये जो आपने इलेक्ट्रिक बाइक बनाई है और क्या इसके पीछे का विजन क्या है, क्या ख्याल आया कि आपको ये बनानी चाहिए? ये देखें, इट्स अ नेक्स्ट रेवोल्यूशन इंडस्ट्री में। जो अगली बड़ी रेवोल्यूशन आ रही है इट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। अच्छा। तो दुनिया में टेस्ला बहुत पॉपुलर हो चुकी है और जितनी भी आगे व्हीकल्स आ रही हैं अगले 10 सालों में, कई मुल्क तो अपनी पॉलिसी दे चुके हैं जी, अगले हमारे जो व्हीकल्स होंगे दे हैव टू बी इलेक्ट्रिक। ठीक है। तो वो रेट्रोफिटिंग कर रहे हैं कि जी पुरानी अपनी व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करें या अगली आप परचेज ही इलेक्ट्रिक करें। ठीक है। तो इसी को लेके हमने कहा जी बाइक से एक बहुत बड़ी मार्केट है पाकिस्तान में, बाइक्स बहुत ज़्यादा हैं, तो व्हाई नॉट के स्टार्ट कन्वर्टिंग बाइक्स इनटू इलेक्ट्रिक। इसलिए हमने अपनी सबसे पहले बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, तो इसकी R&D की, इस पे टेक्नोलॉजी डेवलप की कि भी इसके मेन कंपोनेंट्स क्या हैं। ठीक है। और उनको डेवलप करना शुरू किया है। 1.5-2 साल हमारे R&D में लगे, देन वी केम आउट विद द प्रोडक्ट। तो फिर हमने प्रोडक्ट लॉन्च की है मार्केट में। इस वक्त सड़कों पे ये बाइक अवेलेबल है। अच्छा, मतलब ये लॉन्च हो चुकी है? ये चल रही है जी, सड़कों पे अवेलेबल है हमारा। जी जी बिल्कुल, इट्स अप एंड रनिंग। और ये पाकिस्तान की फर्स्ट लाइसेंस है, मतलब वी गॉट EDB अप्रूव्ड, PSQC पास्ड है। और अभी रिसेंटली जो ये मलिक अमीन असलम साहब ने जो कॉन्फ्रेंस की थी इसके ऊपर, एनवायरनमेंट कंट्रोल जो इनकी हमारा एक इदारा है पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, तो उसमें वो केम टू नो के इस वक्त एक्साइज एंड टैक्सेशन के थ्रू मतलब हमारी कोई 150-200 बाइक्स रोड पे हैं, उनको नंबर प्लेट भी लग रही है। ठीक है। सो इट्स एनवायरनमेंट। बाकी सारी मोटरसाइकिलों के साथ ये वाली बाइक भी दौड़ रही है सड़कों पे? बिल्कुल दौड़ रही है जी। और इट्स वेरी इजी, हैसल फ्री है, कोई इसमें आपको फ्यूल की जरूरत नहीं है, चेन नहीं है, ठीक है, ऑयल नहीं है, कोई इसमें आपको पेट्रोल नहीं डलवाना। 1 से 1.5 यूनिट पे ये पूरी बाइक चार्ज हो जाती है और 50-60 किलोमीटर एक फुल चार्जिंग में आपको देती है। कोई इसमें गियर नहीं है, जस्ट आपने रेस देनी है, इट विल स्टार्ट रनिंग, ब्रेक दबाएंगे रुक जाएगी। इट्स वेरी इजी एंड कन्वीनियंट बाइक, इट्स इलेक्ट्रिक, साउंड नहीं है।
अच्छा, मतलब ये जो हम साउंड से इतना परेशान होते हैं, घर में बाइक कोई आ जाती तो हम लोगों को पता चल जाता है बाइक आ गई है, तो वो अब हमें छुटकारा मिल जाएगा उस साउंड। बिल्कुल जी, टोटली इलेक्ट्रिक है जी, और कोई इंजन नहीं है, साउंड नहीं अच्छा। है, धुआं नहीं है, इट्स स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी। तो इसकी क्या, ये जो मिडिल क्लास तबका है ये इसको अफोर्ड कर सकता है? इसकी मिनिमम और मैक्सिमम क्या रेंज है? बिल्कुल जी, इट्स वेरी इजी। मतलब इस वक्त जो रिटेल प्राइस है 82,500 की रिटेल प्राइस है इस वक्त, और अभी थोड़ा सा हमारा वही तनाज़ा चल रहा है एक्साइज एंड टैक्सेशन वाले के साथ, बिकॉज एज पर ईवी पॉलिसी ये 300-500 रुपए में इसके लाइसेंस प्लेट हो जाना चाहिए। ठीक है। क्योंकि कुछ अभी उनके पास गैप्स हैं, तो इसलिए भी ये 1500-2000 में इसका लाइसेंस प्लेट मिलता है। रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है, वो भी अनकरीब कम हो जाएगी। अच्छा। इट्स कम्प्लीटली अफोर्डेबल, मतलब बाकी बाइक्स की निस्बत देखें तो इट्स अफोर्डेबल, और कोई इसमें फ्यूल की आपको कॉस्ट नहीं आनी। एक यूनिट में पूरी चार्ज होती है। ठीक है। ठीक है, और आप 50, 60, 70 किलोमीटर आराम से इसको चलाते हैं। अच्छा। विदाउट बीइंग ड्रेन्ड ऑफ द बैटरी, आराम से चलती है। और इसको मतलब ताबीर करते हुए, अपने ख्वाब की ताबीर करते हुए कितना अरसा लगा, कितने अरसे में ये बनी है बाइक? शुरू में तो देखिए इसको हम कोई 1-1.5 साल तो R&D पे हमारे लगे ना, टेक्नोलॉजी डेवलप करनी थी। बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से है, तो वही हमने पहले इसका जो इसके अंदर कंट्रोलर होता है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, 2 सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको डेवलप किया। इसकी मोटर जो है इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, क्योंकि आम बाइक्स में इंजन होता है, इसमें मोटर होता है। एग्जैक्टली। जो मैग्नेटिक फ्लक्स के थ्रू उसको बाइक को चलाती है। ठीक है। मोटर डेवलप करने में हमें टाइम लगा, लेकिन ये पाकिस्तान में ही मैन्युफैक्चर हो रही, सुंदर में हमारा प्लांट है। अच्छा। और पूरी टेक्नोलॉजी इट्स मेड इन पाकिस्तान। तो इसको समझने के 1-1.5 साल R&D में था। फिर हमने 6 महीने इसके पायलट रन किए, रोड पे टेस्टिंग की, चलाई। सो 2 साल के टाइम के बाद फिर हम इसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह में थोड़ा हमें टाइम लगा। जब ईवी पॉलिसी पास आउट हुई, तब हमने इसको 3-4 महीने हमें लगे इसको लाइसेंस कराने में। ठीक है। और अब जो है ये सड़कों पे मौजूद है। सड़कों पे मौजूद है, और आपने बताया इसमें बैटरी होती है, तो उसको चार्ज करना पड़ता है। हाँ, तो किस तरह उसको चार्ज करना पड़ता है? सो बिल्कुल, आप घर में किसी भी आम सॉकेट में, जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं, चार्जर साथ आता है इसमें, और किसी भी आम सॉकेट में जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं, इसको लगाएं और उस पर वो आ जाता है कि जब चार्ज हो जाती है तो पता लग जाता है। और वो वेरी इजी, मतलब हर कोई कर सकता है ये इजीली। मतलब किसी को अब वो पेट्रोल की टेंशन नहीं होगी कि इतने हमारे जेब में पैसे होने चाहिए, या पेट्रोल बढ़ भी रहा है, इसकी कीमतें भी बढ़ रही हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। मतलब आप मेंटेनेंस भी इसकी कितनी देर बाद हमें करानी पड़ेगी अगर इसको देखा जाए, या बिल्कुल भी नहीं करानी पड़ेगी? देखिए, इसमें कोई वो नहीं है कि आपने ट्यूनिंग करानी है, आपने इसका ऑयल चेंज कराना है, अब आपने इसका प्लग चेंज करना है, इसको चेन का मसला आ गया है, देयर इज नथिंग, हैसल फ्री है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अच्छा। बैटरी की लाइफ इसमें 2 से 3 साल होती है। ठीक है। जो अगली बैटरी हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं वो 5 साल तक है। उसकी प्राइस थोड़ी ज्यादा है, लेकिन वो चार्ज भी 1 घंटे में हो जाती है। सो हम वी आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन द R&D। नेक्स्ट जो बाइक्स आएंगी इंशाल्लाह, वो आप देखेंगे कि वो 1 से 2 घंटे में फुली चार्ज होंगी। सुपर कैपेसिटर बेस्ड उनकी बैटरियां हैं, और वो 100 से ज़्यादा, मतलब ये टारगेटिंग के 120, 30 या 150 किलोमीटर वो एक चार्ज में बाइक आपको पूरा ट्रैवलिंग उस पर करके दे। तो राहिल, हमारे देखने वालों को बताइए इसमें किस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है जो पहले नहीं इस्तेमाल की गई? देखिए, मेन चीज़ इसके अंदर जो है ना, वो जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो बैटरीज है। ठीक है। सुपर कैपेसिटर बेस्ड बैटरियाँ होती हैं, और उसके साथ इसका एक बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है। इट्स सॉफ्टवेयर छोटा सा जो कि चिप के ऊपर एम्बेडेड होता है। फिर इसमें कंट्रोलर है जो कि इसकी रेस और सारी चीज़ को मैनेज करता है, फ्लक्स बनाता है। मोटर इसमें एक जो है वो हमने पाकिस्तान में खुद डेवलप की है। अच्छा। मोटर वॉज इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि मोटर में जितनी एफिशिएंसी होगी उतनी ही बाइक ज़्यादा ट्रैवल करती है, और जितनी डिसएफिशिएंसी मोटर में होगी आपकी, वो बैटरी ड्रेन कर रही थी, माइलेज नहीं मिलती। सो ये जो इसकी सारी जो R&D और डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी है वो सारी हमने पाकिस्तान में बनाई है। अभी इसका डिज़ाइन जो है वो रेट्रो, जो आम बाइक्स होती हैं उसी तरह का रखा है, ताकि यूज़र को लगे ना कि कोई डिफरेंट बाइक है, बिल्कुल इसे नॉर्मल बाइक। कोई इसके अंदर देखें कोई मैकेनिकल जिसे कहते हैं ना कि वेस्टेज ऑफ एनर्जी नहीं है, कि मशीन ने मतलब ट्रेन ने पहिया चलाना है, तो उसमें क्या होता है कि बेसिकली आपकी एनर्जी लॉस हो रही होती है। इट्स इलेक्ट्रिक, इट्स वेरी एफिशिएंट, कि डायरेक्टली जो है ना वो मोटर आपको पहिया घुमाती है, आप ब्रेक लगाते हैं रुक जाती है। इट्स वेरी इजी टू ड्राइव एज वेल। खवातीन के लिए बड़ी हैंडी चीज़ है, कोई गियर नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट यू नीड टू नो हाउ टू बैलेंस। आपने रेस देनी है और ब्रेक लगानी है तो रुक जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि इसके जो जितने भी स्पेयर पार्ट्स होंगे वो हमें यहाँ पर इजीली दस्तयाब जी बिल्कुल बिल्कुल। कोई इसमें मतलब इसके लिए हमें खपना नहीं पड़ेगा बाहर जाके, कहीं पे नो इश्यूज, नो इजीली हमें हो सकते हैं। तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड कितनी ये होगी?
स्पीड अभी इसकी कुछ 60 किलोमीटर तक मैक्सिमम ये जाती है, 60-70 किलोमीटर। अच्छा। उससे ज़्यादा भी जा सकती है, लेकिन वो ये है कि हमने इसमें मॉड्स दिए हैं। मतलब अगर आप इकोनॉमी मोड में चलाएंगे तो ये 70-80 किलोमीटर आपको आराम से देगी स्पीड, उसमें 50-60 किलोमीटर तक देती है। ठीक है। अगर आप मॉड इसका वो करेंगे तेज़ वाला मॉड के स्पोर्ट्स मॉड फॉर एग्जांपल करें कि स्पीड में जाए, तो स्पीड तो इसकी ज़्यादा होगी लेकिन उसमें माइलेज कम हो जाती है ऑब्वियसली। तो इसका फी किलोमीटर अगर देखा जाए तो कितना इसका खर्चा आ सकता है? एक देखिए यूनिट में, मतलब एक यूनिट आजकल मतलब 18-20 रुपये का एक इलेक्ट्रिसिटी का हमारा यूनिट है, एक यूनिट में फुली चार्ज रहती है। और अगर आप इकोनॉमी मोड में चलाएंगे तो आपको 70 किलोमीटर 20 रुपये में आप 70 किलोमीटर जाएंगे। अच्छा, एग्जैक्टली। मतलब ये इट्स वेरी एफिशिएंट, इट सेव्स अ लॉट ऑफ क्या कहते हैं, इट गिव्स यू पीस ऑफ माइंड, शोर शराबा नहीं है, कोई मेंटेनेंस नहीं, और इट्स वेरी इकोनॉमिकल कि आपको जो है ना कोई हर महीने 4-5 हज़ार रुपये का आपको तो फ्यूल लग जाता है, वो आप बचा लेते हैं। ठीक है, फिर 3-4 महीनों बाद बाइक की मेंटेनेंस आ जाती है। हाँ। इसमें वो इश्यूज नहीं है, कोई चेन नहीं है, नथिंग। सो इट्स स्टेट ऑफ द आर्ट जी, मतलब इट्स ये फायदा ही है आपको इसको खरीदने में, इसमें नुकसान नहीं है। दूसरा मुझे बताइएगा राहिल, ये सिर्फ जो प्रोजेक्ट है ये सिर्फ अभी तक लाहौर में ही है या कहीं और भी आप लोगों ने सोचा है कि स्टार्ट करेंगे? नहीं, बेसिकली इसकी डीलरशिप तो वर्ल्ड वाइड, मतलब ऑल ओवर पाकिस्तान है। ठीक है। इसकी डीलरशिप जो है, और अभी प्लांट हमारा लाहौर में ही है, यहाँ पे सुंदर में। तो क्या कहते हैं, वी आर थिंकिंग कि भी आगे अगर इसकी प्रोडक्शन हमारी डिमांड बढ़ती है, ऑब्वियसली मतलब डिमांड ज़्यादा आती है, तो इंशाल्लाह हम बाकी सिटीज़ में भी इसका प्लांट लगाएंगे। तो आगे क्या करना, मतलब आगे की क्या सोच है? ये तो एक सोच आपने देखी और ख्वाब देखा और उसको आपने ताबीर में डाल दिया, आगे क्या करने जा रहे हैं, क्या प्लानिंग है, फ्यूचर प्लानिंग्स क्या? आगे आपको पता है कि 2 व्हीलर के बाद हम 3 व्हीलर में आएंगे, इंशाल्लाह 4 व्हीलर में आएंगे। इलेक्ट्रिक इज़ द फ्यूचर। तो इलेक्ट्रिक दुनिया में अब इस वक्त ऑफ ग्रिड सोल्यूशन जितने भी हैं वो बैटरी बेस्ड आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक उसमें भी हमारे ये एक और हमने कंपनी स्टैब्लिश किया जिसमें अच्छा। ऑफ ग्रिड सोल्यूशंस आपको जो है स्टोरेज के लिए, इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज के लिए ऑफ ग्रिड सोल्यूशन। सो दुनिया चेंज हो रही है जी, आगे बढ़े। बिल्कुल ऐसे ही, एग्जैक्टली। सारी जो है ना ये जो एनर्जी आपका शिफ्ट जो फ्यूल से है वो हट के बैटरीज के पास। बिल्कुल ऐसे ही है। सो उसी में हम अपना R&D और नेक्स्ट जो है प्लानिंग कर रहे हैं। दूसरा ये तो हमने बात कर ली इलेक्ट्रिक मोटर बाइक के हवाले से, आप गेम डेवलपर भी हैं, तो राहिल इस हवाले से हमें बताइएगा किस तरह की गेम्स डेवलप की जाती हैं, लोगों का क्या इंटरेस्ट आता है गेम्स में? देखिए, मोबाइल गेम्स जो है ना इट्स अ बिग इंडस्ट्री। मतलब अगर आप ओवरऑल गेमिंग इंडस्ट्री देखें तो ये 150 से 200 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। हाँ, बूस्ट कर चुके हैं। एग्जैक्टली। और जो मोबाइल का सेगमेंट है वो इस साल इट्स गोना क्रॉस लाइक $100 बिलियन। अच्छा। तो हम लोग मोबाइल ऑल सॉर्ट ऑफ मोबाइल गेम्स बनाते हैं जी, मतलब बच्चों के लिए गेम्स बनाते हैं, एजुकेशनल कंटेंट है जिससे मतलब आप बच्चे जो है वो लर्निंग करते हैं। इवन इस वक्त मोबाइल गेमिंग के कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि बेसिकली आप उसको मैनेजमेंट और बिजनेस की क्लासेस में पढ़ाया, एक इंटरेक्टिव लर्निंग के थ्रू आप करवाते हैं कि एक गेम डिज़ाइन करते हैं जिसमें आपको इकोनॉमी दी जाती है कि हाउ टू मैनेज द इकोनॉमी। ठीक है। तो वो से स्टूडेंट सीखते हैं कि जी अच्छा अगर मुझे ट्रेड करना है तो मैं कितने कॉइन्स लगाऊं, कहाँ लगाऊं, और इस कंपनी को मैं 10 टाइम्स ग्रोथ पे कैसे लेके जाऊं। सो इट्स ऑल बिकम इंटरेक्टिव। और जो मज़ेदार पार्ट मोबाइल गेमिंग में ये होता है कि बेसिकली यू इंटरेक्ट विद मल्टीपल, आप ऑनलाइन मल्टीपल प्लेयर्स के साथ अपने क्या कहते हैं फेसबुक फ्रेंड्स के साथ खेल लेते हैं। सो इट्स अ बिग इंडस्ट्री। हम मतलब इट्स बीन लाइक 11 to 12 ईयर्स के हम लोगों ने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया था। ठीक है। और वो स्टार्टअप अब एक पाकिस्तान की लीडिंग मोबाइल गेम डेवलपमेंट कंपनी बन चुकी है। वी आर द बिगेस्ट पब्लिशर्स बेस्ड आउट ऑफ पाकिस्तान। और हमारा अपना क्या कहते हैं मोबाइल एड नेटवर्क भी है। ठीक है। तो इट्स द फ्यूचर जी। इट्स मतलब वेरी इंटरैक्टिव। वी आर इनटू ऑल सॉर्ट ऑफ सेगमेंट्स। हमारी एक्शन बेस्ड गेम है, सिमुलेशन है, VR AR बेस्ड हमारी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। तो मतलब इस इंडस्ट्री को हर एस्पेक्ट से हम लोगों ने कवर किया हुआ। ठीक है जी, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। और राहिल, हमारी तरफ से आपको बेस्ट विशेस कि आगे आने वाले दिनों में भी हम देखें कि आप कोई ऐसी ही नई इजाद लेकर आ रहे हैं। राहिल इकबाल हमारे साथ मौजूद थे, एंटरप्रेन्योर है। राहिल, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आए हैं। और जिस तरह जनाब टेक्नोलॉजी आती जा रही है तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान भी इसमें इंडल्ज होता जा रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है, और ये बड़ी ही अच्छी बात है कि हम तरक्की की तरफ गामजन होते जा रहे हैं। तो मुझे आपने इजाजत देनी, अपना बहुत सारा आपने ख्याल रखना है। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नए दिन के साथ, नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।